ब्रॉडर व्यू के कल के एपिसोड नंबर 169 में हमने आपको इंडिया चाइना बॉर्डर पर होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था जो कि मीडिया में अब तक रिपोर्ट हुई हैं, और हमने इस बात पर जोर दिया था कि आगे चलकर बांग्लादेश के ऊपर इन दोनों मुल्कों की मार धाड़ का असर लाजमी तौर पर होगा। और वैसे इसके इंडिकेटर्स अभी से ही नज़र आना शुरू हो चुके हैं। हुआ कुछ यूँ है कि आपको मालूम होगा कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो 7 रियासतें हैं, इनके अंदर एक गड़बड़ चल रही है और इनके अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। और इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इनको चीन की सपोर्ट हासिल है। ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट 7 सिस्टर स्टेट्स में है, इनको चीन सपोर्ट कर रहा है। और इसी सिलसिले में फिर बांग्लादेश पर भी इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता है कि इन 7 रियासतों में वो रियासतें जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, हम जब भी इनके जो अलग पसंद ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर हम जब भी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, ये ग्रुप्स भागकर बांग्लादेश के जंगलों में छुप जाते हैं और फिर हम कार्रवाई नहीं कर पाते। अच्छा, अब हुआ ये कि काफ़ी अरसे से इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, एक खामोशी छाई रही और इंडिया ने किसी किस्म का क्लेम नहीं किया पिछले काफ़ी टाइम में। लेकिन अब जो ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर पर इंडिया ने देखा है कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है और तेज़ी के साथ वहाँ पर फ़ौज की नकलो हमल देखी जा रही है, तो इसके साथ ही इंडिया ने प्लान बी पर अमल करते हुए म्यांमार और बांग्लादेश पर फिंगर पॉइंट करना शुरू कर दिए कि दोबारा म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते चीन इन रियासतों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश इस सारे झगड़े में बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी तौर पर सकिन हो रहा है और इसको इंडिया सकिन कर रहा है। और इंडिया की एजेंसी सीधा इल्ज़ाम लगा रही है बांग्लादेश के ऊपर इस सिलसिले में कि बांग्लादेश से भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर असला भेजा जा रहा है। और इंडिया के जो टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हैं, इन्होंने भी इंडियन एजेंसीज को कोट करते हुए ये न्यूज़ कुछ दिन कबल लगाई है। वैसे उधर यही इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया जाता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में चीन हथियार देता है इन सेपरेटिस्ट ग्रुपों को और कश्मीर में पाकिस्तान हथियार बेचता है। वैसे इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता रहा है इंडिया की जानिब से कि ये जो हथियार बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते दिए जा रहे हैं इन सारे ग्रुप्स को, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि म्यांमार के अंदर भी जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनको भी डिस्टेबलाइज करने के लिए ये हथियार दिए जा रहे हैं। ये सारे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनमें जो सबसे मशहूर है वो उल्फा की तंजीम है जो आसाम से ताल्लुक़ रखती है। और आपको मालूम है कि आसाम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ डायरेक्टली। हालांकि अभी तक वैसे बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट के थिएटर में इंडिया की ही हेल्प की हुई है। इसका प्रूफ ये है कि 2004 में उल्फा की एक बहुत बड़ी हथियारों की खेप बांग्लादेश ने पकड़ी थी और उल्फा के लीडर जो थे परेश बारुआ, इस सिलसिले में उनको चार्ज भी किया गया था बांग्लादेश की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के ऊपर नॉन कोऑपरेशन के इल्ज़ाम इंडिया लगाता रहा है और मुमकिन है कि चीन की जानिब से चिकन नेक सिक्किम के रास्ते ब्लॉक करने के बाद बांग्लादेश को इंडिया की जानिब से ये प्रेशर भी आए कि चूंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेफ नहीं है और वहाँ पर ऊपर चीन बैठ गया है, लिहाजा फ़ौजी नकलो हमल के लिए बांग्लादेश उसे अपने अंदर का जो रूट है जो कि इस वक्त ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसको इंडिया फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, इसकी बांग्लादेश इजाज़त दे दे, क्योंकि फिर यही इकलौता रास्ता बचेगा इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट की बाकी रियासतों के तक पहुंचने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल सिक्किम के रास्ते चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देता है, लिहाजा ऐसे में बांग्लादेश अगर न्यूट्रल रहता है और लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी पर काम करता रहेगा, तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी। ये पॉलिसी ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी बांग्लादेश के काम नहीं आ सकती, क्योंकि अगर बांग्लादेश इंडिया को अपने अंदर से क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देगा उस टाइम, और उसकी मिलिट्री व्हीकल्स को और उसकी जो मिलिट्री हार्डवेयर है इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक होने की सूरत में बांग्लादेश के रास्ते से क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देगा, तो इस पर इंडिया एतराज़ कर सकता है, और अगर इजाज़त दे देगा तो फिर चीन एतराज़ कर देगा। क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने के बाद बांग्लादेश के अलावा कोई और कनेक्टिविटी पॉइंट इंडिया के लिए बचता ही नहीं है अपने बाकी की रियासतों तक पहुंचने के लिए। और अगर बांग्लादेश इंडिया चीन की लड़ाई में न्यूट्रल भी रहता है, तब भी चीन का ही फ़ायदा होगा उसके न्यूट्रल रहने में। ऐसे में इंडिया या तो बांग्लादेश से कोऑपरेशन तलब कर सकता है कि हमें अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दें क्योंकि ऊपर का रास्ता बंद हो चुका है, या फिर ज़बरदस्ती बांग्लादेश के अंदर रास्ता बनाकर वो ये रूट इस्तेमाल कर सकता है डेस्परेट अटेम्प्ट में। ये वो अल्टीमेट सिनारियो है वर्स्ट केसेस में जो कि डेवलप हो सकता है। इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से चीन और इंडिया के दरमियान सिचुएशन डेवलप हो रही है और डे बाय डे इसमें बड़ी ख़राबी पैदा होती जा रही है,
कुछ हमारे भोले भाले हजरात ये कमेंट कर रहे होते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतने बड़े मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कैसे लड़ सकते हैं, डायरेक्टली तो ये लड़ ही नहीं सकते, ये तो फजूल बातें हैं। भाईजान फिर याद रखें कि सोवियत यूनियन का अगर आप नक्शा उठा के देखें तो इंडिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। सोवियत यूनियन इतना बड़ा था और सोवियत यूनियन के पास हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर बॉम्ब थे, लेकिन क्या हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया। कैसे टूटा, फिर कैसे पॉसिबिलिटी बनी उसकी। लिहाजा मुल्क का नक्शा देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये बच्चों वाली बात है आज की दुनिया में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई 20-25 साल ही हुए सोवियत यूनियन को टूटे हुए, और इतने बड़े रकबे के बावजूद, इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद और इतने सारे हथियार होने के बावजूद कौन बचा पाया सोवियत यूनियन को। न्यूक्लियर पावर था सोवियत यूनियन, लेकिन टूट गया। तो ये कहना फजूल है कि ऐसा हो नहीं सकता, होने को कुछ भी हो सकता है। और चीन को क्या शौक चढ़ा है कि वो इतनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया और चीन के सरहदी इलाकों में। ये सारी डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं, वहाँ पर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए बन रहा है, वहाँ पर फौजियों को बिठा कर क्या पोगो चैनल दिखाएगा चीन या कार्टून नेटवर्क दिखाएगा। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्यों लग रही है, ये सोचने वाली बात है। कोई मकसद है, कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है जिसकी वजह से चीन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है और इतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको वहाँ पर नज़र आ रही है। तो लिहाजा ये एक फ्यूचर सिनारियो हमारी आंखों के सामने डेवलप हो रहा है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की सिक्योरिटी का ताल्लुक बड़ी हद तक इंडिया और चीन की आपसी रिलेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये रिलेशंस तब तक परमानेंटली नहीं सुधर सकते जब तक इंडिया की जानिब से चीन के तमाम मुतनाज़ इलाके वापस नहीं किए जा सकते, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं। क्योंकि चीन और इंडिया के बीच ये जो मसला है, इसका मेन जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो यही इलाके हैं। लिहाजा ये पूरा रीजन सिक्योरिटी के एतबार से आपस में जुड़ा हुआ है, ये सारे मुल्क कनेक्टेड हैं। आप आइसोलेट होकर नहीं रह सकते कि दो मुल्क लड़ेंगे हम चुप करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक पॉइंट आती है जहाँ पर साइड लेनी पड़ती है, और इंडिया के लिए ये मुश्किल है कि इस खत्ते के दो न्यूक्लियर पावर यानी चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी उसके जो रिलेशन हैं ये शदीद ख़राब है इंडिया के इन दोनों मुल्कों के साथ, और किसी वार की सूरत में चीन के मुकाबले बांग्लादेश इंडिया की हेल्प नहीं करेगा। इसके भी चांसेस कम है कि बांग्लादेश इंडिया की हेल्प करेगा, पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। लिहाजा अब इंडिया के लिए चांस एक ही बचता है, एक ही रास्ता बचता है कि वो टॉक्स करे, टॉक्स करके ये सारे मसले हल करे। कश्मीर का मसला हो गया, अरुणाचल का मसला हो गया, सिक्किम का और लद्दाख का, ये टॉक्स के ज़रिए हल करने की कोशिश करे अपने पड़ोसियों के साथ, और ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर ये मसले हल हों। लेकिन इंडिया के लिए मसला ये है कि इंडिया के अंदर एक राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट किस्म की हुकूमत बन चुकी है, जो कि पाकिस्तान के साथ टॉक्स को अपने लिए हार समझती है। ऐसे में इस हुकूमत के होते हुए इस खत्ते के हालात का ख़राब से ख़राब तरीन होना, इसके इम्कानात ज़्यादा हैं और मसले हल होने के चांसेस बहुत कम हैं।